अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राइट एंगल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, कौमी असेंबली में नेशनल बजट पास हो गया। हुकूमत के जो वोट थे बजट के हवाले से वो 176 थे और अपोजिशन जो है वो 146 वोट लेने में कामयाब रही। कुल मिलाकर जो नशिस्तें हैं कौमी असेंबली में उनकी तादाद 342 है। ये जो टोटल फिगर बनता है 176 प्लस 146, ये 322 बनता है। सवाल ये भी है कि 20 वोट जो नहीं डले वो कहां पर गए। मेरे पास इस वक्त शौकत बसर साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेरे साथ होंगे सेनेटर करीम ख्वाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अमार मसूद साहब सीनियर तर्जुमा निगार इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन करेंगे। इनसे पूछेंगे कि 20 वोट कहां पर गए। लेकिन उससे पहले कि हम इस पर जाए, मैं आपको दिखाता हूं कि एहसन इकबाल साहब ने आज किस तरह से आगाज किया कौमी असेंबली में बजट के हवाले से तकरीर करते हुए। अकलमंद ते टैक्स, नादान ते टैक्स, पानी पीन ते टैक्स, रोटी खान ते टैक्स, इंजील ते टैक्स, कुरान ते टैक्स, लग जाए ना दीन ईमान ते टैक्स, इसे वास्ते बोलदा नहीं दामन, मता लग जाए मेरी जबान ते टैक्स। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि हमाद अजहर साहब कौमी असेंबली में बहुत फाल थे, बहुत एक्टिव थे। बड़े बड़े सीनियर जो उस तरफ से रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, शाहिद खकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, इनकी तकरीरों के जवाब में वो भी कमेंट्स करते रहे और शेख रोहील असगर साहब को तो ठीक ठाक उन्होंने जवाब दे दिया था। लेकिन हमाद अजहर साहब ने एक चीज पार्लियामान में कही थी, वो ये थी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमने घी पर किसी किस्म का कोई टैक्स लगाया, कीमत बढ़ाई है। हमने नहीं बढ़ाया है। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। कहा गया कि हमने शुगर पे टैक्स लगाया, अगर हम टैक्स ना लगाते तो कहते कि शुगर मिल्स के माफिया के चक्कर में आ गए। कहते आपने महंगाई बढ़ा दी है। ये जो साहब खड़े हैं इनकी हुकूमत में 24% महंगाई थी, उनके दौर में 11% थी, हमारे दौर में 9% है। जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा आपने घी की कीमत बढ़ाई, हमने घी पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। एक तरफ तो हमाद अजहर वजीर ममलिकत बराए रेवेन्यू कह रहे हैं कि हमने घी पर कोई टैक्स नहीं लगाया, कीमत नहीं बढ़ाई। लेकिन दूसरी तरफ असद उमर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है, उन्होंने जब तकरीर की थी कौमी असेंबली के फ्लोर पे, उन्होंने कहा था कि चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी, घी की, खुर्दनी तेल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी। और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है। यानी कि एक मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर, जो कि मौजूदा इस वक्त वजीर है, वो कह रहे हैं कि घी की कीमत नहीं बढ़ी है। लेकिन असद उमर साहब, जो साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अभी भी बड़े अहम रुकन, वो कह रहे हैं कि ये बड़ी है। यानी कि पीटीआई के अपने अंदर इस वक्त जो है ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि कौन दुरुस्त है दोनों में से। क्या कहा था असद उमर साहब ने, ये भी सुनी। चीनी के ऊपर मेरे ख्याल में टैक्स जो ये मुनासिब नहीं है जो बढ़ाया गया है, इसको वापस करना चाहिए और तहकीकात भी करनी चाहिए कि ये तेजी से चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसके ऊपर भी तहकीक करनी चाहिए। खाने की पकाने का जो तेल है, खुर्दनी तेल और घी की कीमतों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। और ये चीनी और खुर्दनी तेल, घी के जो ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, इसकी आप टोटल मद आप उठा के देख लें तो वो ना होने के बराबर है, वो कुछ भी रकम नहीं बनती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हफीज शेख साहब से कि जब वाइंडिंग अप करें तो इसके अंदर जो है जरूर इसको रिकंसिडर करें। जी, आपने देखा कि हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले 2 MNAs और दोनों का मुख्तलिफ वर्जन, एक वजीर, एक साबिक वजीर। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ, जिन्होंने आज तकरीर की। तकरीर के दौरान एक जगह पर उन्होंने ये फरमाया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन उस बंदे को लगाया गया जिसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। सुनिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो कमेटी जो पार्लियामेंट बनाती है पब्लिक के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर वो आदमी जाके बैठ जाता है जिसके ऊपर अरबों रुपए का चार्जेस है, वो उस कमेटी के ऊपर कैसे बैठ जाता है। मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि शहबाज शरीफ साहब ने आज जब मीडिया से गुफ्तगू की तो गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अब चेयरमैन जो होंगे वो राना तनवीर साहब होंगे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। ये एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये जो अगर एतराज है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कि शहबाज शरीफ जिनके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस हैं, अब मुझे नहीं पता ये उस एतराज की वजह से ये पार्टी ने, PMLN ने क्यों फैसला किया, इसके ऊपर तबसरा लेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने तकरीर करते हुए आज पार्लियामेंट में जो सिलेक्टेड की बाज़गश्त थी उसके हवाले से क्या कहा। बड़ी बात हुई सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, और इधर सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया था मिलिट्री डिक्टेटरशिप की नर्सरी में।
जी, आपने सुना कि वो लोग, उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं जिनको मैन्युफैक्चर ही मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने किया था। इसके आगे डॉलर के हवाले से क्योंकि बहुत शोर मचा, डॉलर हमने देखा कि 164-65 पे जाके वापस 160 पर आकर कल क्लोज हुआ था। उसकी वजह क्या बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये भी सुनिए। ऑपोजिशन लीडर की जो दर्द भरी जो उन्होंने डॉलर के ऊपर अफसोस किया कि वो ऊपर जा रहा है, हमें ब्लेम कर रहे हैं कि जी आपने ये मुल्क से क्या किया। और फिर वही नेल्सन मंडेला की फेक आवाज के अंदर कि जी यो रुपया गिर गया, पता नहीं रुपया किधर गिर गया, जिम्मेदार तो आप हैं इसके। जी, अपना बयानिया है प्राइम मिनिस्टर साहब का। वो कहते हैं कि पिछली जो हुकूमतों की कारकर्दगी थी उसकी वजह से डॉलर जो है वो इतना ऊपर चला गया। इसके ऊपर बात करेंगे, मैं आपसे शेयर करूंगा थोड़ी देर में कि असद उमर साहब ने क्या कहा था कुछ अर्सा पहले। 21 जून 2019 की खबर है जिसमें वो कह रहे थे कि IMF जब पैकेज ऑफर कर रही थी तो उनकी शर्तों में से एक ये शर्त थी कि फ्री फ्लोट ऑफ एक्सचेंज रेट होगा और डॉलर जितना ऊपर जा सकता है वो जाएगा। लेकिन असद उमर साहब जो, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी तनकीद है कि पहले क्यों नहीं IMF के पास चले गए। 4 महीने उन्होंने कहा कि मैं यही चीजें नेगोशिएट कर रहा था और कंसेशंस ले रहा था। वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने क्या फरमाया, सुनिए। अगर एक हमारे मुल्क में सबसे बड़ी लानत है वो मनी लॉन्ड्रिंग है कि यहां से पैसा चोरी करके, क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं रख सकते, क्योंकि वो नजर आ जाएगा, इसलिए वो आप मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेज देते हैं। जो भी इन्होंने लूप होल्स दिए हुए थे मनी लॉन्ड्रिंग के, वो इंशाल्लाह सारे बंद करेंगे। आखिरी शॉट भी सुन लीजिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फौज का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी फौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, इसके बावजूद के थ्रेट्स हैं, अपना बजट फ्रीज किया। उन्होंने खास तौर पे कहा मुझे जनरल बाजवा ने कि हम चाहते हैं कि ये जो पैसा बचेगा वो बलूचिस्तान और फाटा के ऊपर खर्च हो। इस वक्त सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से एक पेज पर नजर आ रही है वो यकीनन इसकी शायद इतनी बड़ी नज़ीर नहीं मिलती जिस तरह से अभी एक पेज पर है। इमरान खान साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और उन्होंने कहा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मेरे साथ शौकत बसरा साहब होंगे, अमार मसूद साहब होंगे, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब होंगे। इनसे गुफ्तगू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू राइट एंगल। सबसे पहले आपकी तरफ आ रहा हूं अमार मसूद साहब। बजट आज पास हो गया है, तकरीरें भी होगी, वजीर आजम ने भी कौम से ईवान पर खड़े होकर खिताब किया, तो क्या कहिएगा, आपकी क्या इवैल्यूएशन इस बजट के हवाले से? अमार मसूद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ये तो जो हमाद अजहर साहब ने जो तकारीर की और वजीर आजम ने जो तकरीर की, ये कोई नई तकरीर नहीं थी, ये बहुत पहले भी हो चुकी भी है और तकरीबन हर तकरीर में यही बयानिया हमने देखा है। ये कहना बहुत ही ज्यादती है और बहुत अफसोस की बात है अगर कोई शख्स आपको ये समझाने की कोशिश करे कि इस वक्त यहाँ पर महंगाई नहीं हो रही। अवाम जिस दुश्वारी से गुजर रहे हैं, जिस मुश्किल में हैं, जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, गैस की प्राइसेस जिस तरह बढ़ रही हैं, और इसके अलावा बाकी अशियाए खुरोनोश जिस तरह उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, उससे ये कहना तो बेसिकली लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि महंगाई नहीं हो रही। और अगर इस महंगाई का मलबा आपने गुज़िश्ता हुकूमतों की करप्शन पर डालना है तो ये आपकी अपनी नाअहली है। एक हद तक आपके पास ये लग्जरी होती है कि आप गुज़िश्ता हुकूमतों को ब्लेम कर सकते हैं, उनकी करप्शन की बात कर सकते हैं, लेकिन लोग अब ये नहीं सुनना चाहते। लोगों को ये पता है कि अब ये हुकूमत आ गई है और लोगों ने अगर इन्हें वोट दिया है तो उसकी वजह ये नहीं है कि लोग गुज़िश्ता हुकूमतों के कारनामे या उनकी करप्शन की दास्तानें सुनना चाहते हैं। लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपकी कार्रवाई क्या है, आपने आम आदमी की फलाह के लिए क्या किया है, गवर्नेंस का क्या आलम है, स्टॉक मार्केट कहाँ पे खड़ी है, रोजगार के कितने मौके क्रिएट हो रहे हैं, डॉलर की प्राइस। किसी गुज़िश्ता हुकूमतों ने तो नहीं कहा था ना भाई कि डॉलर की प्राइस को इतना ऊपर कर दें, रुपए को इतना डीवैल्यू कर दें। ये तो आपके अपने क्रिएट किए हुए मामलात हैं, तो इनसे आपको निपटना ही है। अब आपके पास वो लग्जरी खत्म हो गई है जिसमें आप कहा करते थे कि ये गुज़िश्ता हुकूमतों का कसूर है। अब लोग आपको आपकी कारकर्दगी पर ही जांचेंगे।
जी शौकत बसरा साहब, योर रिप्लाई, क्योंकि देखिए आपका पहली बात तो मैं करेक्शन कर दूं, आपने वो शॉर्ट चलाया था सद उमर साहब वाला और हमाद अजहर वाला, वो असल में स्टार्ट में उस पर प्रपोज किया गया था कि खुर्दनी आइन पे और घी पर वो टैक्स लगाया गया था। बाद में जब फाइनल अप्रूवल हुई है ड्यूरिंग द डिबेट एंड ड्यूरिंग डिस्कशन उसको खत्म कर दिया गया है। सो अब खुर्दनी तेल पे और घी पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, अब बजट के हवाले से देखिए बात यह है कि अमार मसूद साहब मेरे भाई हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि सहाफ़ी का काम तो होता है कि न्यूट्रल किस्म का तजिया पेश करे। मैं अमार भाई को जब भी सुनता हूँ ना, वो बाकायदा अब तो ये, और क्योंकि मीडिया है ना जी, मीडिया में ये भी पता चल जाता है कौन सहाफ़ी किसकी लाइन पे ले रहा है। सहाफ़ी का काम है सहाफत करे, पार्टियां ज्वाइन ना करे। अगर सियासत करनी है तो वैसे अमार भाई को नून लीग में चला जाना चाहिए, जिनके वो बहुत बड़े वोकल हैं। अमार भाई मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपने माजी से सबक नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या 40 साल यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग, कमीशन, लूटमार, डाके, चोरियां, इसके अलावा कुछ हुआ क्या? पूरे 40 साल तहरीक इंसाफ, बल्कि 70 साल कुछ आमरीत रही, कुछ दोनों पार्टियों हुकूमत रही, क्या तहरीक इंसाफ कभी हुकूमत में आई? क्या 30,000 अरब का कर्जा कभी तहरीक इंसाफ ने लिया? क्या 600 करोड़ रुपए का जो डेली सूद अदा कर रहे हैं, क्या हमने कर्ज लिया? क्या हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज है, हमने किया? आज अगर मियां नवाज शरीफ, आप कहते हैं कि बिल्कुल उनका जिक्र ना करें, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन मेरे भाई अमार मसूद साहब, अगर आप ये भी रहमत गुजारा कर लेते, आप ये कहते कि अगर 40 साल 70 साल आपने लोगों को बर्दाश्त किया है तो हमें भी तो बर्दाश्त करें। पहला बजट है हमारा, तो हम तो कर्ज, हमारे में 1 मिनट, हम कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। हम अच्छा मुझे अगर चीफ ऑफ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखें, मैं यहां फिर खराज, आपने एक शॉट चलाया है इमरान खान साहब का, जो उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है अफवाज पाकिस्तान को। देखिए माजी में क्या होता था, माजी में की हुकूमतें साजिशें करके कभी वो मार्केट से बैज लेकर, चले ठीक है, मुझे इसका जवाब देते हैं, सिर्फ एक फिक्रा, मैं लोगों क्या कहना चाहता हूं, जब मुश्किल हालात देखे, इससे कौन इनकारी है? आपने कब कहा कि हम इनकारी हैं कि मुश्किल हालात नहीं है? मुश्किल हालात हैं तो आपकी अफवाज पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेप लिया जब देखा कि मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, चीजें डॉलर ऊपर जा रहा है, उन्होंने अपना बजट लेने से इनकार कर दिया, बजट बढ़ाने से इनकार कर दिया। तो खुदारा आप मेरे भाई हैं, आप सहाफत करें, किसी जमात के रुकन ना बने, आप तजिया पेश करें। क्या इमरान खान साहब ये ना कहें, चोर को चोर ना कहें, मनी लॉन्ड्रिंग जो कर रहे हैं उनको ना कहें, तो क्या फरिश्ते कहें? भाई अगर जेलों में अदालतों ने भेजा है, हमने तो नहीं भेजा, आप अदालतों से पूछें जाके। तो मेरे भाई, मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि आप तजिया दें। क्या 9 महीने की हुकूमत 70 साल में गन साफ कर सकती है? कर सकती है तो मुझे भी बता दें वो तरीका। जी अमार मसूद साहब, यूड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू इट? मैं सिर्फ इस वजह से इस बात को रिस्पॉन्ड करूंगा कि शौकत बसरा साहब ने मेरा जिक्र किया तो जाहिर है मुझे रिस्पॉन्स करना था। पहली बात तो ये है कि सहाफी का काम सहाफत ही होता है, और बुनियादी तौर पर हमने उस एंगल को देखना होता है, उस नजरिए को देखना होता है जो किसी भी सहाफी को सूट कर सकता है, सूट करता है, या फिर जिसके साथ उसके जहन का मिलान नहीं करता। सहाफी का काम है दोनों तरफ की राय देना, पार्टी बनना सहाफी का काम नहीं है। आपको मैं ओ भाई बात सुन लेना, मैंने कितनी तसल्ली से आपकी बात सुनी है यार, आप बात आगे करने ही नहीं दे। अपनी बात गलत कर दी ना। बात ये है ना कि जहां आपने कहा जो सूट करता है वो कहेगा ना कि 40 साल, आपने ये कहा जो सूट करता है वो कहेगा। उनकी बात साल की करप्शन का आप जिक्र कर रहे हैं। जी फरमाइए फरमाइए। 40 साल की करप्शन का जिक्र कर रहे हैं और लानते मलामते गुज़िश्ता हुकूमतों पे कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारी चीजों का आप भी हिस्सा रहे थे। अब इस तरह तो ये नहीं हो सकता ना कि आज आप पहले उन हुकूमतों से फवाइद लेते रहे, आज आप उसके खिलाफ बात करना शुरू कर दें, ये इस तरह नहीं चलता। देखिए जो हकीकत होती है उसको पूरे वसूख से, पूरे यकीन के साथ बयान करना चाहिए। दूसरा, ये मीडिया में ना ये बड़ा अजीब सा नैरेटिव सेल किया जा रहा है कि गुज़िश्ता 70 साल में जो तबाही हुई है इस मुल्क में, जो हम तरक्की नहीं कर सके, जो हमारे बच्चे पढ़ नहीं सके, जो दहशतगर्दी हुई है, जो सेहत का आलम है, जो सड़कें नहीं बनी, इसकी बुनियादी वजह नवाज शरीफ के 4 फ्लैट या आसिफ जरदारी के स्वेज अकाउंट नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा, सिर्फ नवाज शरीफ के 4 फ्लैट्स के ऊपर तो बात हुई ना। इश्यूज हैं। हमारे भाई वजह ये है कि 3 खानदान अमीर से अमीर तर हो गए, पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया। रीजन ये है
कि जब वक्त का प्राइम मिनिस्टर कमीशन लेगा, मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, उनके बच्चे 900 करोड़ के फ्लैटों में रहेंगे, गरीब के पांव से जूता छिन जाएगा, तालीम नहीं होगी, सेहत नहीं होगी और वो अमीर से अमीर तर हो जाएंगे, तो हम ये बात करने पे मजबूर हैं। आपने मेरा नाम लिया, मैं उस वक्त गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला नहीं आया था। मैं किसी को करप्शन को डिफेंड नहीं कर सकता जिस तरह आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं उनके रॉन्ग डूइंग्स को। ये ना करें। देखिए, आपने कहा ना कि उन्होंने पाँव का जूता छीन लिया, तो मैं इस बात पे आपको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि देखिए जो महंगाई का आलम हो गया है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर उन्होंने महंगाई से पाँव का जूता गरीब का छीना था तो आपने उसका पाँव ही काट दिया है, आपने उसके बोलने के लिए जुबान छीन ली है, उसने उसके सांस तक पे टैक्स लगा दिया है। इस कदर महंगाई का आलम है, आप सियासी क्यों लगा दिया आपने सांस तक खुदा का वास्ता आज की जो नज़म है, बात के हवाले से जो मर्जी करें, अगर आप इस महंगाई को डिफेंड करेंगे आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अमार भाई बात सुन ले, गुजारिश ये है, पहले प्राइम मिनिस्टर की अगर आप पूरी कर देते ना अमार मसूद साहब, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को यह भी सुन लेते कि मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। कौन कहता है मैं गली मोहल्ले का कारकुन हूं, महंगाई बड़ी है, मैं आपके सामने लाइव टेलीविजन पे कह रहा हूं। ये तो सुन ले, लेकिन क्या 9 महीने की हुकूमत जिम्मेदार है महंगाई बढ़ाने की? जो हुकूमत कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रही है, क्या इमरान खान साहब ने अपने महल बना लिए 9 महीने में? उन्होंने तो अपने घर की सड़क अपने जेब से बनाई, उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा 40 करोड़ पे कम कर दिया, उन्होंने तो अपने वुजरा की 10% तनख्वाहें कम कर दी। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई लूट मार नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। हमारे भाई, फिर आप जिम्मेदार उनको बनाइए जिन लोगों ने 70 साल में, फिर कह रहा हूं, अगर आपके मुंह से मैं ये सुन लेता कि नवाज शरीफ, अभी सुने ना मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसफ जरदा, ये कहां से कहां पहुंच गए ये लोग? क्या ये टीटी वाले हम लेके आए हैं? अच्छा चले, आप गोले वाले हम लेके आए हैं, ब्रेक भी लेनी है, लेकिन क्विकली एक सेकंड अमार मसूद साहब, क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो। मैं सिर्फ बेसिकली ना ये बहुत गलत कर रहे हैं कि ये महंगाई को डिफेंड करने की कौन कर रहे हैं? फिर वही बात। और देखें इस मुल्क में थोड़े अरसे पहले हमारा ग्रोथ रेट 5.8% था। ये एक हकीकत है, इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा चले, अगर मैं क्योंकि ये कह रहे हैं, क्योंकि शौकत बसरा साहब ने इस तरह से बात की कि जी आपको सिर्फ एक तरफ की खामियां और दूसरी तरफ की खूबियां नजर आती हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की खामियां जो हैं उनमें से आपको क्या लगता है कि कहां पर उनका फेलियर था, या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई खूबी है जब से हुकूमत में है, तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? साथ मेरा भी एक सवाल जवाब देने दे, एक मेरा भी ले लीजिएगा। जब हमें हुकूमत मिली थी, सुन लें, $18 बिलियन का करंट अकाउंट खसारा था, $37 बिलियन का तजारती खसारा था, $30 अरब के कर्जे थे, 1300 अरब के गर्दिशी कर्जे थे, और सबसे बढ़कर एक इदारा बता दे मुझे, सवाई शरीफ लिमिटेड और जरदारी लिमिटेड के अलावा पाकिस्तान का कोई खानदान बता दे जिन्होंने तरक्की की हो, अमीर हुए हो। चले उनका जवाब ले लें, मुझे ब्रेक पे जाना है। जी अमार साहब। अच्छा यार, इसका जवाब जरा तफसील तलब है। चले मैं ब्रेक ले लेता हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर आपसे जवाब और मैं बड़ी तसल्ली आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू राइट एंगल। बात हो रही थी बजट के हवाले से। मार मसूद साहब, आप ही की तरफ वापस आ रहा हूं। एक आर्टिकल में पढ़ा था, असद उमर साहब ने कुछ अर्सा पहले कुछ इंकशाफात किए जब वो वजीर खजाना थे, तो उन्होंने कहा कि IMF की तरफ से जो सजेशंस आए थे प्रोग्राम के हवाले से, उसमें जो उनकी डिमांड्स थी, मैंने तो वो पढ़ी तो वो बिल्कुल होशरुबा थी। उन्होंने कहा कि IMF ये चाहती थी कि पाकिस्तान की हुकूमत गैस की जो कीमतें हैं उसमें 94% इजाफा कर दे, 94%, और वो ये चाहते थे कि गैस की कीमतों में 50% इजाफा कर दे। हमने 4 महीने तक IMF के साथ निगोशिएशंस किया और उसके बाद जो कंसेशन लिया वो ये था कि हमने माना कि गैस की कीमतों में 94% इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि इसका जो आधा है उससे भी बहुत कम तक इजाफा करेंगे। जहां तक बिजली का ताल्लुक है, 50% उनका था कि आप बिजली की कीमतों में इजाफा करें, लेकिन हम उसको 15% पर लेकर आए। टैक्स टू GDP रेशियो 13.2% IMF डिमांड कर रही थी, लेकिन बकौल असद उमर साहब के हम उसको 12.6% पर लेकर आए, जिसकी वजह से 250 अरब रुपए की जो थी वो रिडक्शन थी। इंटरेस्ट रेट IMF चाहती थी कि 6% इंक्रीज हो, टैक्सेस जो हैं
वो बढ़ाए जाए, लेकिन हमने 4 महीने इसके ऊपर कंसेशन लिए और नेगोशिएशंस की। तो जब पीटीआई का ये जो एक मौकिफ है, नैरेटिव है कि हमें बड़े मुश्किल हालात में हुकूमत मिली थी, $90 बिलियन हमारे ऊपर कर्जा था, $1.25 लाख पाकिस्तानी का हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज पैदा हो रहा था, और फिर जब 35 खरब रुपए का खसारा है बजट में और IMF से $6 बिलियन चाहिए, और वो तो बिल्कुल रूथलेस है, बेरहम है। IMF डू नॉट केयर कि एक गरीब पाकिस्तानी जीतता है, मरता है, उसको रोटी मिलती है, उसका बच्चा स्कूल में जाता है, उसको सरकारी अस्पताल में दुआ मिलती है। उन्होंने तो बिल्कुल जैसे वो एक सूदखोर की मेंटालिटी होती है वैसे अपनी शराइत रखनी होती है। लेकिन जो पोजीशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या उस पोजीशन के बावजूद आप समझते हैं कि कंसेशंस लेने में वो कामयाब रहे हैं? और अगर किसी हद तक हम उन पर यह तनकीद करें कि इन्होंने महंगाई कर दी है, ये कर दी है, तो क्या इनकी मजबूरी भी थी और किसी हद तक ये मजबूर थे? आप इसे एग्री करेंगे? देखिए, बात ये है कि जिस तरह इन्होंने IMF के साथ नेगोशिएट किया है, उसमें इतना डिले किया है, उससे मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि IMF ने इतनी डिमांड की थी बिजली में इजाफे की और इतनी गैस में इजाफे की, और इन्होंने इतनी नहीं की, तो इस पे आवाम को तालियां बजानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको आम आदमी जिस तरह सड़क पर जिन हालात से गुजर रहा है उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। नहीं, मुझे तो बाखूबी अंदाजा, मैं अपने शोज में सर उसका जिक्र भी बहुत ज्यादा करता हूं। बट द पॉइंट इज, अमार मसूद साहब, द पॉइंट इज कि अगर आज आपको हुकूमत दे दी जाए, आप विद इन 3 महीने या 9 महीने हर पाकिस्तानी को खुशहाल कर देंगे? जो हालात मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस वक्त, आप किसी को भी उठाकर ले आए, 10 महीने में सारे मसाइल हल हो सकते हैं सर। भाई देखिए, अगर आपने कहा कि आपको हुकूमत मिल जाए, तो मेरा वैसे कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन अगर मैंने इलेक्शन से पहले यह ऐलान किया हो कि IMF से अगर मैं कर्जा लूं तो खुदकुशी कर लूं, तो मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अगर मैं IMF से इलेक्शन से पहले यह ऐलान करूं कि हमारी हुकूमत आएगी और अरबों डॉलर पाकिस्तान में बरसने लगेगा, तो फिर अरबों डॉलर ना आए। लेट मी फ्रेज दिस क्वेश्चन दिस वे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, इसी सवाल मेरी बात सुन लीजिए। हमारे साहब, ये खुदकुशी वाले के हवाले से मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, सिर्फ गुजारिश है आपसे। इमरान खान का ये बयान कि IMF के पास जाने से पहले, मेरी गुजारिश सुन लेना, इमरान खान का ये सवाल, ये स्टेटमेंट कि IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा, आई सपोज बिल्कुल एक इमेच्योर स्टेटमेंट था। मैं तो वो बांगे दोल कहता हूं कि नहीं कहना चाहिए था, वो अपने सियासी उसके अंदर हाइपर थे, जलसे में उन्होंने खड़े होकर कह दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो सिचुएशन थी, क्या IMF के पास जाना नागुज़ीर नहीं था हुकूमत वक्त के लिए? भाई देखिए, तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी दुश्मन, सबसे बड़ी अपोजिशन तहरीक इंसाफ खुद है। जो सब्ज बाग दिखाए थे, वो जब रियलिटी में लोगों के सामने आए हैं तो लोग अफेंड होते हैं, लोग परेशान होते हैं। आप लोगों को अभी तक यही मसाला बेच रहे हैं कि भाई गुज़िश्ता अदवार में करप्शन हो गई, और उस करप्शन की वजह से कभी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, बिल्कुल नहीं आपके बकौल, कभी हासिल जरदारी होगी। मेरी बात सुन लेना भैया, वो इतने पैसे ले गए, इतने पैसे ले गए, ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब लोग इस करप्शन के मामले को देखते हैं तो उन्हें ये जो है ना मसावी बुनियादों पर चीज नहीं समझ आती। वो कहते हैं कि यार फैसल वाडा का इतना बड़ा केस आया, एसेट बियॉन्ड मीन्स पर आप प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर देते हैं, और ये इतना बड़ा केस है, ना नैब की नजर पड़ती है, ना कोई सुओ मोटो लेता है, ना कोई पुलिस जाती है। अलीमा खान की जायदादों के हवाले से कोई सोर्स ऑफ इनकम। चले इसका जवाब मैं लेता हूं बसरा साहब। आप 1 मिनट दे दीजिए। ये कैसे होगा अमार भाई? तो इन सारी बातों के बारे में हम जी, अमार भाई मुझे इसका मैं जवाब ले रहा हूं। जी बसरा साहब, क्या जवाब है? एक सेकंड, फैसल वाडा की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही जी? अलीमा खान साहिबा के खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं बना सुप्रीम कोर्ट? पहले दोनों का जवाब ले लें अमार भाई, पहले दोनों बातों का जवाब ले लें। एक और बात जी, एक और ऐड कर लें। जी फरमाइए। वो ये है, 100 अरब रुपए की जिंदा लाश BRT के नाम पर पेशावर पे मौजूद है। किसी ने ढकी चुकी, तीनों का जवाब देता हूं मनी लॉन्ड्रिंग सबके सामने मौजूद। अमार भाई, अब उसका जवाब अमार भाई फरमाइए। मैं सिर्फ पहली बात अलीमा बाजी वाली बात सुन लीजिए। अलीमा बाजी ने कोई कतरी खत पेश नहीं किया, अलीमा बाजी ने कोई हिला बहाना नहीं किया।
उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पूरी मनी ट्रेल दी है। इसका मतलब यह है कि आप भी उन लोगों में से मियां नवाज शरीफ साहब के पैरोकार हैं कि फैसला अगर हक में आ जाता, सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ आ जाता, तो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब अलीमा के चीजों को रेगुलाइज कर दिया तो अदालतें जो है वो बुगस की मारी हुई हैं। खलाई, एक मिनट प्लीज, आप मुझे बात करने दीजिए। वो खलाई मखलूक के जरिए फैसला करती हैं, ऐसे ना कीजिए। और दूसरी बात, आपने फैसल वाडवा की कही, फैसल वाडवा के मतलब किसने रोका हुआ है? अभी कमीशन बन रहा है ना, कमीशन में पहले तो कह रहे थे कि जो नैब है वो तो मिला हुआ है हुकूमत के साथ। अब जो कमीशन बनाया गया, वैसे तो माजी की हुकूमतें सिर्फ कमीशन लेती थी या कमीशन देती थी, पहला कमीशन बना है जो लोगों का लूटा हुआ माल निकालेगा। तो मैं आपको अमार भाई दरखास्त करता हूं, अब आप भी कोई काम कीजिए ना। लेकिन उसमें वाडा साहब की अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होगी। मैं ये कहने नहीं मैं कहने लगा हूं, वो तो कमीशन आपने पुराने कर्जों के लिए बनाया। नो, ये 10 साल का है ना। अमार मसूद साहब एक काम करें। नहीं, वो तो फैसल वाडा का पूछ रहे हैं। मैं फैसल वाडा की बात करने लगा, बात तो जी फरमाइए। अमार मसूद साहब आपने बात की, चले बाकियों को हम छोड़ देते हैं। आप एक काम कीजिए, जो कुछ सबूत आपके पास फैसल वाडवा के खिलाफ हैं लेके या तो नैब में चले जाए या उस कमीशन में ले जाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ऐसी चीजें सामने आई तो फैसल वाडवा नहीं रहेगा। और तीसरी बात, आप जाएंगे नैब में फैसल वाडा के खिलाफ सबूत? ये नहीं जाएंगे। नहीं यार, उनसे पूछ लेने देना, आप कैसे कह रहे हैं उनके बेआफ पे? जी अमार मसूद साहब, उन्होंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके पास जो सबूत है फैसल वाडा साहब के खिलाफ आप लेकर आए नैब में, मैं आपके क्यों जी आप जाएंगे? नैब के साथ जाऊंगा। वो कहते हैं मैं साथ लेके आए सबूत आप। जी अमार साहब, असल में ना आप मेरे ख्याल में शौकत बसरा साहब की नजर से वो स्टोरी नहीं गुजरी। स्टोरी होती है, स्टोरी देख लेते, स्टोरी को छोड़ दें, हकायक की बात करें। स्टोरी होती है, स्टोरी को कैसे छोड़ दें? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं स्टोरी की बात ना करें। आप साथी हैं ना मेरे भाई अमार भाई, आपसे एक और बात कहूं आपके फायदे के लिए। अमार भाई, बात तो आपके फायदे के लिए बात करने को सुन मेरा फायदा मुझे ना बताएं। अपनी मैं बात करने लगा, उन्होंने एक पेशकश कर दी है। वो नहीं जवाब देंगे यार, लेने तो ले जवाब। उन्होंने एक पेशकश, उन्होंने क्या मैं आपके साथ चलता हूं नैब में, आप क्लेनेंट बने। अमार मसूद साहब लाए। अच्छा भाई, एक तो ये है कि फैसल वाडा की जो स्टोरी है ना, अगर कभी आपने वो पढ़ी हो, एहतशाम मैंने पढ़ी है सर। हाँ या ना में बात सुन जी फरमाइए। बात तो सुन लेना, फरमाइए कि उस स्टोरी में बाकी जितने लोग हैं ना जिनके बारे में हम कहते हैं ये इतने खा गया, इतने अरब लूट के ले गया, इनके बारे में अंदाजे हैं, कंक्रीट एविडेंस कहीं पे नहीं है। वो जो स्टोरी है वो अहमद नूरानी ने की है, उस स्टोरी के अंदर सारे प्रूफ लगे हुए हैं। आप कौन सा सबूत मांग रहे हैं? अमार भाई, मैंने आपसे बात 2+2 वाली की है, आप फिर इधर उधर हो रहे हैं। आप लेफ्ट राइट ना हो ना, मेरी बात सुन ले। आप बात कर रहे हैं, सुनने का हौसला पैदा करें। मैंने इतनी बड़ी बात की है, समझ ले, इतनी बड़ी बात की है, आप वो सबूत लेकर आए उनकी करप्शन के, लूट मार के, मैं आपके साथ चलूंगा। दूसरी बात अमार भाई, एक और बात कहूं कि सहाफत पैगंबरों का पेशा है, और सहाफत जो होती है ना, ये बहुत बड़ा काम है। आपसे एक गुजारिश करूंगा, आपको गुस्सा ना कीजिएगा। आप जो देखिए ना, मैं फिर कह रहा हूं सर, बात मुकम्मल करने दे, मैं और बात करने लगा हूं, मेरी बात को देखिए। बात यह है, इस वक्त जब सहाफी किसी पार्टी का कारकुन और शाह से ज्यादा शाह का वफादार लगता है ना, उसके ऊपर उंगलियां नहीं, आप ऐसे ना मैं और बात करें। मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन। मैंने वैसे आज तक ये सुना था कि सियासत पैगंबराना पेश है, सहाफत ये पहली दफा सहाफत चोली दामन का साथ है। देखिए, चोली दामन का साथ होगा, चोली दामन का साथ होगा, लेकिन सियासत जो है असल में जो लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां लाते हैं, दो बातें करनी है। अब बात, अब दोनों भाई साफी मिल गए हैं। नहीं, मैं साफी, मैं आपको पता है मैंने उनसे बड़े सख्त सवाल किए, आपको पता है मैंने उनसे बड़े सख्त सवाल किए। अमार भाई, मैंने उनसे पूछा, पूरी कौम का मुतालबा था और सबका मुतालबा है कि क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। इस वक्त फौज का एहतसाब हो रहा है, ब्रिगेडियर को सजाए मौत हो रही है, जनरल को उसका भी जवाब देता हूं, दे रहा हूं। जनरल को उम्र कैद हो रही है, जजेस का हो रहा है। मैं तो अब ये भी कहता हूं कि जो लास्ट मिनट है मेरे पास, जो सहाफी अंदर काली भेड़े हैं ना, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, जो भी है। सर करें ना, सबका करें। आप हुकूमत में बैठे हैं, आप साफियों का भी करें, आप सबका एहतसाब करें। बीआरटी का भी जवाब दें, बीआरटी का सुने। अमार भाई, आपके फायदे के लिए जरा, ताकि अगले प्रोग्राम में जाए तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मैं पीपल्स पार्टी को यहाँ खराज तहसीन पेश करता हूँ
कि उन्होंने केस पुटअप कर दिया नैब के आगे, अब वो मामला नैब के पास पड़ा है। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर उसके अंदर करप्शन हुई, लूटमार हुई, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो लोग पकड़े जाएंगे जो उसमें मुलव्वस होंगे, क्योंकि केस तो अब चला गया है। अब आप अमार मसूद साहब को फिर ये पेशकश ना कर दीजिएगा कि आप कंप्लेनेंट बन जाए। नहीं, अमार भाई फैसल बाडबा के केस में बने मुदई, मैं इनके साथ जाऊंगा। और दूसरी बात, एक आपने स्टार्ट में बात कही, वो सुन ले। आपने वो जो फिगर कहा था वो बात छोड़ गए आप, वो 20 वाली कि 20 वोट कहां पे गए ये बजट में वोटिंग? देखिए मैं आपको बताऊं, मियां शहबाज शरीफ ने उसको नोटिस लेके रिकॉर्ड मंगवाना शुरू कर दिया। आप साफी भाई आप भी कुछ काम कर लिए करे सारे। सर 20 लोग नहीं है, 25 से 30 लोग हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है मरकज के अंदर और सूबे के अंदर। नून लीग के अंदर भी मैं बता रहा हूं वो क्यों बना है। और वैसे भी हर नून लीग तो जूतों में दाल बट रही है। मियां शहबाज शरीफ ग्रुप अलग है, मियां ख्वाजा साद रफीक अलग है, मरियम नवाज अलग है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक अलग है। मैं मेरी बात मुकम्मल करने, वो लोग वो ये कहते हैं कि लूट मार किया इन्होंने, करप्शन किया इन्होंने, हम इनका साथ नहीं देंगे। सो ये खबर आपके लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए। अमर साहब आई एम सॉरी, आई हैव नो मोर टाइम, लेकिन उन्होंने कहा कि आप साफी हैं, आप भी थोड़ा सा काम कर लीजिए कि हम काम इतना करते हैं दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक। मेरी बात तो सुन लेना, बात तो सुन ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुबह को सियासतदानों की चंद की वफादारी किसी और के साथ होती है, दोपहर को किसी और के साथ, शाम को किसी और के साथ। भाईजान हमने कुछ बीवी बच्चों का भी ख्याल करना था। सारा दिन हम यही देखते रहे कि कौन सा सियासतदान अब कौन सी जमात में चला गया। ये काम हम पे आप ना छोड़े, हमने और भी बहुत सारी चीजों को देखना होता है। इस चीज के ऊपर अब क्लोजिंग बनती है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।